नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व की 1/4 आबादी अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। G20 इंडिया एग्रीटेक समिट 2023 ने कृषि के डिजिटलीकरण का समर्थन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के हाथी गलियारे रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च की और यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट लागू हो गया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व की 1/4 आबादी अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि WRI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत सहित 25 देश हर साल अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। WRI एक वैश्विक अनुसंधान संगठन है। किसी देश द्वारा सामना किए जा रहे एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि वो देश वार्षिक रूप से उपलब्ध जलापूर्ति का कम से कम 80% हिस्सा उपयोग करता है, और इसी तरह से हाई वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि वार्षिक रूप से उपलब्ध जलापूर्ति के कम से कम 40% हिस्से का दोहन कर लिया गया है। WRI के और प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 50% आबादी वर्ष में कम से कम 1 महीने अत्यधिक जल संकट वाली परिस्थितियों का सामना करती है। वर्ष 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% हिस्सा गंभीर जल संकट से प्रभावित होगा। वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट से प्रभावित वैश्विक GDP के आधे से अधिक हिस्से के लिए 4 देश भारत, मेक्सिको, मिस्र और तुर्की जिम्मेदार होंगे। विश्व की 60% सिंचित कृषि भूमि अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। वैश्विक स्तर पर जल संकट के कई कारण हैं, जैसे कि जल के उपयोग में वृद्धि हुई है, जल से संबंधित अवसंरचनाओं में निवेश की कमी है, जल के उपयोग से संबंधित नीतियां संधारणीय नहीं है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता के अंतर में वृद्धि हुई है, और इसी वजह से रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि प्रकृति आधारित समाधानों और हरित अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से जल उपयोग शासी संरचना में सुधार करना चाहिए। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप जैसे कार्यक्रमों को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों में मैंग्रोव पुनर्बहाली या आर्द्रभूमि संरक्षण में निवेश की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा जल उपयोग दक्षता वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इसके तहत खेतों में नालियों द्वारा सिंचाई के बदले स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई जैसी पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, और शहरों में शहरी जल लोचशील कार्य योजनाएं विकसित की जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं भारत में जल संरक्षण के लिए की गई पहलों के बारे में। भारत में राष्ट्रीय जल मिशन आरंभ किया गया है। मनरेगा, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी अलग अलग योजनाओं के तहत जल संरक्षण पहले शामिल हैं। वहीं जल शक्ति अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है और सही फसल अभियान शुरू किया गया है। और आइए अब बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। आदित्य L1 भारत का ऐसा पहला मिशन होगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से लॉन्च किया जाएगा। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु हैं जहां 2 पिंडों वाली प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल इतने आकर्षण और प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं कि इस बिंदु पर कोई पिंड स्थिर बना रहता है। इस मिशन में कुल 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 सूर्य का सुदूर संवेदन करने वाले पेलोड हैं, जबकि अन्य 3 अपनी जगह पर ही इन सीटू यानी कि L1 का पर्यवेक्षण करेंगे। आदित्य L1 का उद्देश्य सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर पवनों, सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। ये 24 घंटे सूर्य के चित्र लेगा। इस मिशन की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कोरोनल मास इजेक्शन को सौर सतह के करीब से मापा जाएगा। इससे इसकी त्वरण प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसका नियमित पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य बहुदिशा पर्यवेक्षणों का उपयोग करके सौर पवन की दिशात्मक और ऊर्जा अनिस्ट्रॉपी का निरीक्षण करना है। अनिस्ट्रॉपी यानी विषम दैशिकता का मतलब है किसी पिंड आदि की ऐसी भौतिक विशेषता जब उसका अलग अलग दिशाओं से मापन किया जाता है तो उसका अलग अलग मान प्राप्त होता है।
अनुकूलित पर्यवेक्षणों और डेटा वॉल्यूम के कोरोनल मास इजेक्शंस और सौर ज्वाला का पता लगाने के लिए ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस इस मिशन की विशेषता है। आदित्य L1 मिशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा, जैसे कि कोरोनल हीटिंग की समस्या और सौर ज्वाला संबंधी गतिविधियां और उनकी विशेषताएं, अंतरिक्ष मौसम की गतिकी, कण और फील्ड का प्रसार आदि। G20 इंडिया एग्रीटेक समिट 2023 ने कृषि के डिजिटलीकरण का समर्थन किया है। कृषि के डिजिटलीकरण से मतलब है कृषि मूल्य श्रृंखला के साथ अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। इन डिजिटल प्रौद्योगिकियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेंसर और संचार नेटवर्क शामिल हैं। G20 के कृषि कार्य समूह ने जिन 4 प्राथमिकताओं की पहचान की है, उनमें कृषि का डिजिटलीकरण भी एक है। अन्य 3 प्राथमिकताएं हैं खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सतत वित्त पोषण और लघु किसानों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। आधुनिक कृषि पद्धतियां जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग, फार्मिंग 4.0 आदि डिजिटल प्रौद्योगिकी और इनके उपयोग पर आधारित है। इन उपयोगों में सेंसर सहायता प्राप्त मृदा परीक्षण, चरागाहों की स्वचालित निगरानी आदि शामिल हैं। कृषि के डिजिटलीकरण के लाभ ये हैं कि किसानों को रियल टाइम आधार पर डेटा प्राप्त होगा, फसल सुरक्षा पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी, फसल से संबंधित रोगों के प्रकोप आदि के संबंध में पूर्वानुमानों के लिए AI को एकीकृत करने में सहायता मिलेगी, कृषि अपशिष्ट को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही एग्रीटेक समिट में कृषि क्षेत्र को डेटा संचालित, स्मार्ट और अनुकूली क्षेत्रक में बदलने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही इसमें ओपन एक्सेस युक्त कृषि डेटा प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने और उन्हें ग्लोबल पब्लिक गुड्स के रूप में मान्यता देने पर भी बल दिया गया है। कृषि के डिजिटलीकरण के लिए और भी कई पहलें की गई हैं, जैसे कि डिजिटल कृषि मिशन लॉन्च किया गया है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिस्को ने खेती और ज्ञान के आदान प्रदान में सुधार करने के लिए एक एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान तैयार किया है। अगला टॉपिक है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के हाथी गलियारे रिपोर्ट जारी की। वन्यजीव गलियारे कई मामलों में सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रजातियों के लिए बड़े पर्यावास की उपलब्धता सुनिश्चित करने में, वन्यजीव आबादी के भीतर और आबादियों के बीच आनुवांशिक आदान प्रदान सुनिश्चित करने में, अलग अलग पर्यावासों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में ये सहायक है। ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के तहत हाथी पर्यावास वाले 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारों की पहचान की गई है। 40% हाथी गलियारों के उपयोग में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 19% गलियारों के उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है। हाथी गलियारों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। भारत और नेपाल के बीच 6 ट्रांसनेशनल गलियारे हैं। हालांकि हाथी पर्यावासों या गलियारों के समक्ष काफी चुनौतियां हैं, जैसे कि हाथी पर्यावासों या गलियारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर खनन गतिविधियां जारी हैं। सड़क और रेलवे ट्रैक जैसी रैखिक अवसंरचनाओं का विकास भी हाथी गलियारों में जारी है। इसके अलावा कई तरह की और भी मानवीय गतिविधियां की जा रही हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में हाथी गलियारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि हाथियों के पर्यावासों को बेहतर बनाने की जरूरत है। हाथी गलियारों की स्पष्ट सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। हाथी गलियारों में मानवीय गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। राज्य स्तर पर उचित कानूनों द्वारा गलियारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं भारतीय हाथी यानी एलिफस मैक्सिमस के बारे में। हाथी को अत्यधिक बुद्धिमान जीवों में से एक माना जाता है। इनमें मजबूत पारिवारिक बंधन पाया जाता है। इनमें संचार स्थापित करने का एक परिष्कृत तरीका देखा गया है। साथ ही इनमें दुख और करुणा महसूस करने की भी क्षमता होती है। इनके झुंड में कई संबंधी हथनी शामिल होती हैं, जिनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी यानी कुल माता मैट्रियार्क करती है। सभी स्तनधारियों में इनकी गर्भधारण अवधि सबसे ज्यादा होती है। इनका गर्भधारण 18 से 22 महीने का होता है। भारत में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कर्नाटक में पाई जाती है। IUCN में हाथी को एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। और आइए बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। इसे वर्ष 1992 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र देश के प्रमुख हाथी बहुल राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रोजेक्ट टाइगर में विलय कर दिया गया है।
अगली खबर यूएनडीपी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च की। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर देशों को कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ये रजिस्ट्री कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार को सुगम बनाकर कार्बन बाजार के विकास को बढ़ावा देगी। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में तय किए गए उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। कार्बन बाजार ऐसी व्यापारिक प्रणालियां स्थापित करता है जहां कार्बन क्रेडिट्स या भत्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनियां या व्यक्ति अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजारों का उपयोग कर सकते हैं। वे ऐसा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट की खरीद करके कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक तरह का व्यापार योग्य परमिट है। ये वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा की गई थी। भारत में विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS 2023 को अधिसूचित किया है। ये भारतीय कार्बन बाजार के संस्थानीकरण और कार्य संचालन पर लक्षित है। अगली खबर है यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट लागू हो गया है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट नियमों का एक समूह है। इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ में उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन स्पेस को सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बनाना है। ये कानून यूरोपीय संघ के नागरिकों को वस्तु, सेवा या कंटेंट प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स या क्लाउड सेवा पर लागू होगा। इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक कंटेंट को हटाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवैध या हानिकारक कंटेंट जैसे हेट स्पीच, आतंकवाद, बाल दुर्व्यवहार या अवैध वस्तुओं को बढ़ावा देने से संबंधित कंटेंट को रोकने और हटाने के लिए उपाय करेंगे। इसकी निगरानी के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका यूरोपीय संघ की 10% से अधिक आबादी प्रति माह उपयोग करती है, उस प्लेटफॉर्म को डेटा साझा करना होगा। साथ ही संकट के दौरान प्रतिक्रिया में सहयोग करना होगा और बाह्य तथा स्वतंत्र ऑडिट से गुजरना होगा। वहीं प्रतिबंध की बात करें तो इस अधिनियम में ये कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लक्षित विज्ञापन के मानदंड के रूप में किसी व्यक्ति के लैंगिक रुझान, धर्म, नृजातीयता या राजनीतिक विचारों का उपयोग करने की मनाही है। वहीं इस अधिनियम के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए उन एल्गोरिदम का खुलासा करना अनिवार्य है जो उनके द्वारा प्रदर्शित कंटेंट को संचालित और प्रभावित करते हैं, और इस अधिनियम का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और वो जुर्माना होगा प्लेटफॉर्म के वैश्विक राजस्व का 6%। इस अधिनियम का महत्व इसलिए है क्योंकि बिग टेक कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को सीमित किया जा सकेगा। ये अधिनियम ऑनलाइन मध्यवर्तियों के लिए विनियामकीय कार्यप्रणाली के लिए एक मानदंड निर्धारित करता है। साथ ही निजता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक हस्तक्षेप के रूप में ये कार्य करेगा। बिग टेक एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए यूरोपीय संघ ने और भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। इसका उद्देश्य पूरे यूरोप में डेटा गोपनीयता संबंधी कानूनों को सुसंगत बनाना है। दूसरा है यूरोपीय डेटा अधिनियम। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी यूरोपीय क्लाउड बाजार को प्रोत्साहन देकर यूरोपीय संघ की डेटा आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। और तीसरा है नवाचार एवं नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट पारित किया गया है, यानी मीका पारित किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अनुच्छेद 35A। उच्चतम न्यायालय के मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को मूल अधिकार से वंचित करता है। अनुच्छेद 35A को अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 1935A के प्रावधानों पर अगर हम नजर डालें तो ये जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को भूमि खरीदने, राज्य सरकार के तहत रोजगार प्राप्त करने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल में अन्य लाभ हासिल करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है। इसने इन विशेषाधिकारों को न्यायिक समीक्षा से भी छूट प्रदान की है। संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित वैधानिक विचार विमर्श संबंधी और सलाहकार निकाय हैं।
इसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तरी परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वहीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं जनगणना की। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 केवल केंद्र सरकार को जनगणना आयोजित करने का अधिकार देती है। जनगणना के बारे में संवैधानिक उपबंध ये कहते हैं कि ये 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 69 के तहत संघ सूची में शामिल है। जनगणना का आयोजन करता प्राधिकरण है गृह मंत्रालय के तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। आपको पता ही होगा, अंतिम जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी और अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020 से 25। भारतीय रिजर्व बैंक ने NSFE यानी राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई पहलें शुरू कर रहा है। NFSE 2020 से 25 को राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र ने तैयार किया है। इसके जरिए लोगों को अपने धन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने में सक्षम बनाया जाएगा। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के उद्देश्य हैं आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता संबंधी अवधारणाएं विकसित करना, वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ऋण अनुशासन विकसित करना, वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना। ये कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के 5C दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अगला टॉपिक है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इस योजना का संचालन पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। स्वामित्व योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करके संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना है। इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए अधिकार अभिलेख जारी करने के लिए भूखंडों के मानचित्रण का कार्य ड्रोन से किया जा रहा है। योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और व्यापक ग्राम स्तरीय योजना निर्माण। अगला टॉपिक है अदीस अबाबा घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र पर्यावरण पर 19वें अफ्रीकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 के दौरान लाया गया है। ये सम्मेलन इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था। इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री संरक्षण, भूमि शरण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित व्यापक कार्रवाइयों को प्राथमिकता दी गई है। इस पर 54 अफ्रीकी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला टॉपिक है एम्परर पेंगुइन। एक हालिया अध्ययन में एम्परर पेंगुइन के इस सदी के अंत तक आंशिक रूप से विलुप्त हो जाने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अर्ध विलुप्त होने की सीमा ये दर्शाती है कि एक आबादी विलुप्त होने की कगार पर है, भले ही उसमें अभी भी जीवित सदस्य हैं। एम्परर पेंगुइन पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है। ये प्रकृति से मांसाहारी होता है। ये मछली और क्रोटेशियंस को खाता है। इसके समूह का नाम कॉलोनी है। इसका पर्यावास सुदूर अंटार्कटिका द्वीप समूह में है। IUCN में इसे नियर थ्रेटेंड की सूची में शामिल किया गया है। कॉइल गन्स। चीनी सेना कथित तौर पर अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली कॉइल गन का परीक्षण कर रही है। कॉइल गन को चुंबकीय त्वरक के रूप में भी जाना जाता है। ये एक तरह का विद्युत चुंबकीय हथियार होता है। ये अत्यधिक उच्च गति से और कम से कम तैयारी के साथ प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने में सक्षम है। कॉइल गन में बंदूक की बैरल के साथ व्यवस्थित कॉइल की एक सीरीज होती है। प्रत्येक कॉइल को एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक के बाद एक सक्रिय किया जाता है, जिससे प्रोजेक्टाइल ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है। इसका उपयोग हथियार प्रणाली, नियर अर्थ सैटेलाइट, उच्च गति के मिसाइल प्रक्षेपण आदि में किया जा सकता है। अगला टॉपिक है स्मिशिंग। स्मिशिंग एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का उपयोग करता है और मानवीय त्रुटि का फायदा उठाता है। इसके अंतर्गत लोगों को फेक मोबाइल टेक्स्ट संदेशों का उपयोग किया जाता है। लोग इन मैसेजेस के धोखे में आकर मैलवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, संवेदनशील जानकारी साझा कर देते हैं या साइबर अपराधियों को पैसे भेज देते हैं।
स्मिशिंग SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस और फिशिंग का एक संयोजन है। फिशिंग उन साइबर हमलों के लिए एक व्यापक शब्द है जिनके तहत धन भेजने, संवेदनशील जानकारी सौंपने या मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। विविध प्रकार के फिशिंग हमलों के बीच मुख्य अंतर हमलों को अंजाम देने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम होते हैं स्मिशिंग। सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट्स। सोमेटिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किसी व्यक्ति के डीएनए में होने वाला परिवर्तन है। ये गर्भधारण के बाद किसी भी कोशिका में हो सकता है। हालांकि ये जर्म सेल यानी कि अंडाणु या शुक्राणु कोशिका में नहीं होता है। साथ ही ये परिवर्तन वंशानुगत रूप से भी नहीं होता है। दूसरी तरफ जर्म लाइन उत्परिवर्तन यानी जर्म लाइन म्यूटेशन प्रजनन कोशिकाओं में होते हैं। ये अंडाणु या शुक्राणु में होते हैं। सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट्स के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए व्यापक मात्रा में सोमेटिक परिवर्तनों से गुजरती हैं। ये कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से ये रोग का शीघ्र पता लगाने और उसके निदान और पूर्वानुमान के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। ये आनुवांशिक रोगों के विकास को समझने में सहायक हैं। और अंत में एक त्रुटि सुधार है। न्यूज टुडे 25 अगस्त 2023 के अंक में अन्य सुर्खियों में टॉपिक फिडे विश्व कप था, जिसमें गलती से ये बोल दिया गया था कि फिडे विश्व कप वर्तमान चैंपियन और चुनौती देने वाले के बीच एक मैच के रूप में आयोजित किया जाता है, जबकि सही सूचना ये है कि फिडे विश्व कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए पात्रता प्रक्रिया में से एक के रूप में होता है। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब के लिए चुनौती देने वाले का निर्धारण करता है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप वो मैच है जो वास्तव में विश्व शतरंज चैंपियन का निर्धारण करता है। इसका आयोजन वर्तमान चैंपियन और चुनौती देने वाले के बीच किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।